झरने और नदी के बीच 5 जुगाड़ू बहू की खेती और घर। रहने दो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कैसे तुम झरने और नदी के बीच में घर बना दोगी? मम्मी जी, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और हमें हार नहीं माननी चाहिए। अरे तुम्हारे दिमाग में कोई कमी है क्या? जब हमें झरने और नदी के बीच में घर बनाने की जरूरत ही नहीं है तो हम यहाँ पर घर क्यों बनाएंगे? मैं तो जा रही हूँ घर। पर मम्मी, हमारा घर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। तो दूसरा घर भी तो है ना। लेकिन मम्मी जी, हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मैं तो जा रही हूँ। शांति गुस्सा होकर अपने बेटों को पास चली जाती है और सभी बहुएं मिलकर अपना घर बनाने का काम फिर से शुरू करती हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा था जिस वजह से शांति बहुओं को घर बनाने से मना कर रही थी और बहुएं झरने और नदी के बीच में घर क्यों बनाना चाह रही थी और शांति कौन से घर में जाने की कह रही थी? सब जानने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज तो बड़ी गर्मी है। हाँ दीदी। सीमा और पायल चूल्हे पर सबके लिए खाना बना रही थी और वहीं दूसरी तरफ सुमन, प्रीति और नेहा घर के बाकी काम कर रही थी। सुमन झाड़ू लगाकर बाहर आंगन में अपने पौधों को पानी दे रही थी। इन पौधों से ही बाहर आ जाती है। ये गुड़हल का फूल कितना अच्छा लग रहा है और सदाबहार का पौधा भी अच्छा चल रहा है। अच्छा है कि मैंने इन खराब बाल्टी को फेंका नहीं इसके अंदर, बल्कि पौधे लगा दिए। इस तरह सब अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनकी सास शांति वो आराम से बैठकर अपनी भाभी से बात कर रही थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका सारा काम खत्म हो गया है और भाभी मेरी बहुएं तो एक नंबर की काम चोर और आलसी है। अभी तक इन्होंने घर का भी सारा काम खत्म नहीं किया। पता नहीं कब क्या करेगी। अभी तक मुझे नाश्ता भी नहीं मिला। अरे मेरी बड़ी बहू तो नौकरी पर चली गई और छोटी बहू आराम से सारा काम करके बैठी है। अपनी बहुओं को थोड़ा कुछ सिखाओ कि किस तरीके से जल्दी जल्दी काम किया जाता है। वही तो भाभी, आपकी तो सिर्फ 2 बहू है और देखो काम करके नौकरी पर भी चली गई। यहाँ इन्हें देखो, बस मेरा खून पीना होता है। हमेशा बताती हूँ कि उनसे कुछ सीखो, लेकिन नहीं, आलसी तब भरा पड़ा है। सारी चुगली करने के बाद शांति कॉल कट करती है और मुंह बनाकर सबको गुस्से में। तुम सबने अभी तक काम नहीं किया, पता नहीं कैसे मरेल की तरह हाथ चला रही हो। अरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या, जो अभी तक मुझे 2 रोटी नहीं दे सकती? उसका गुस्सा सुनकर 5 बहू वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और सबसे छोटी बहू प्रीति कहती है, मम्मी जी, हमने तो घर का सारा काम खत्म कर लिया और आपने ही तो कहा था कि थोड़ी देर पहले ही आपको भूख नहीं है, इसलिए हमने अभी खाना नहीं दिया था। हाँ तो क्या दोबारा नहीं पूछ सकती थी? मुंह में क्या दही जमा कर बैठ गई थी? जी मम्मी जी, हम अभी आपके लिए खाना लेकर आते हैं। सुमन जल्दी से रसोई में जाकर शांति के लिए खाना परोसती है और उसके लिए लेकर आती है, लेकिन शांति के ताने यहीं पर बंद नहीं होते। अरे मेरे भतीजा की बहुएं हैं, दोनों कितने अच्छे से काम करती हैं। सुबह सुबह काम करके अपनी नौकरी पर भी चली गई। यहाँ पर तुम 5 हो और फिर भी तुमसे काम नहीं होता। जरा कुछ सीखो उनसे। अरे भाभी, कैसा खाना बनाया है? इसमें तो कितना ज्यादा नमक है। आपको तो सच में खाना बनाना भी नहीं आता। हाँ। जब तक शांति खाना खाती है उनको सुनाती ही रहती है। साथ में रिया भी मिलकर अपनी भाभीियों को उल्टा सीधा कहती है और खाना खाने के बाद, अभी जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आऊंगी, तब तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। तब 5 बहुओं का मूड काफी खराब हो जाता है। मम्मी जी हमेशा बस हमें उनसे कंपेयर करती रहती है और जब देखो डांटती रहती है। हाँ, जबकि उन्होंने तो घर में पोछे वाली लगाई है और शहर में छोटा सा घर है, काम ही कितना होता है। हमें तो यहाँ पर झरने और नदी के बीच में जाकर सामान लाने में ही इतना समय लग जाता है। अब हम क्या ही कर सकते हैं, हर रोज का ही हो गया है अब तो। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस की कुछ महिला जब घर से जा रही थी तो, अरे सुमन, नेहा, पायल, प्रीति, सीमा, चलो तुम सब भी झरने और नदी के बीच में नहाने चल रही हो क्या? 5 बहू बाहर आंगन में बैठी थी। नहीं मीना, अभी हमारी घर पर सास नहीं है तो अभी हम कहीं नहीं जा सकते। अरे जब तुम्हारी सास घर पर होती है तो तुम बड़ा कौन सा आ जाती हो? तभी तो तुम्हारा ऐसे ही रहता है। कभी तो जिंदगी के मजे ले लिया करो। कोई बात नहीं, तुम ही हमारे हिस्से के मजे ले लो। बाकी पड़ोसन वहाँ से चली जाती हैं और उसके बाद पहाड़ों से नीचे आते हुए झरने के पास पहुँचती हैं। देखो तो जरा, आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, एकदम मजा आएगा आज ठंडे ठंडे पानी में नहाने में। हाँ चलो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद पेड़ों से कुछ फल तोड़कर खाएंगे। सभी झरने के नीचे जो नदी बहती है वहाँ पर जाकर उस नदी में नहाने लगते हैं और सब बहुत एंजॉय करते हैं। सबको गर्मी में नहाकर वहाँ बड़ा अच्छा लगता है।
एकदम मजा आ गया। यूं ही दिन गुजर रहे थे। पांचों बहुएं सिर्फ अपने घर में ही काम करती थीं और अपने पतियों और सास के ताने सुनती थी। उनके पति भी नहीं चाहते थे कि 5 बहू कहीं घर से बाहर ज्यादा इधर उधर जाएं और ना ही उनकी सास ऐसा चाहती थी। एक दिन सीमा, पायल और प्रीति तीनों बाहर बाजार में सामान लेने गई हुई थी। ओह, हालांकि पहाड़ी से नीचे उतरना खतरनाक और काफी थका देने वाला है, लेकिन घर से दूर कितना अच्छा लगता है। बाहर आकर एकदम खुली चैन की सांस मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, घर में रहकर तो एकदम घुटन हो जाती है। मेरा तो अब घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। अच्छा है आज हम तीनों को तो बाहर आने को मिल गया, लेकिन बेचारी सुमन और नेहा, उन दोनों का तो घर पर क्या ही हाल हो रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ सुमन और नेहा का मूड खराब था। दोनों रसोई में काम कर रही थी। अरे यार, काश मुझे भी बाहर जाने को मिल जाता। एक तो ऊपर से आज संडे है, सबके सब घर पर है। तूने बिल्कुल सही कहा कि समय क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इस तरह दोनों बात करते हैं और तभी सुमन का पति अभी उसे आवाज लगाकर कहता है, अरे जरा मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आना। सुमन अंदर से आवाज लगाती है, अभी लाई। सुमन फ्रिज से पानी निकालकर गिलास में डालती है। जब वो बाहर आकर अभी को पानी देने आ रही तो गलती से उसका पैर किसी चीज में अटक जाता है और वो गिरते गिरते बचती है और उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है। ये देखकर शांति और अभी दोनों भड़कते हुए कहते हैं, ओफो, क्या भाभी इतना ज्यादा शोर कर दिया आपने? क्या ठीक से काम नहीं कर सकती? क्या तुम देखकर ठीक से काम नहीं कर सकती? पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। अरे अगर काम करने पर ध्यान रहेगा तभी तो काम कर पाएगी ना। इनसे एक भी काम ठीक से नहीं होता है। जब देखो बस कुछ ना कुछ बस गड़बड़ करती रहती हैं। सच में काम की न धाम की दुश्मन अनाज की। वो तीनों भी कब से बाहर गई हैं और अब तक सामान लेकर घर वापस नहीं आई। आने दो उन्हें भी जरा घर। वहीं दूसरी तरफ नेहा छुप कर खुद से कहती है, लो जी, लग गई हमारी क्लास लगता है। आज तो हम गए। वहीं बाकी तीनों बहू वहां बाजार से सारा सामान ले लेती हैं। अरे भैया, जरा हमें जल्दी से 10 रुपए के गोलगप्पे खिला दो, हमें लेट हो जाएगा, हमें जल्दी घर चलना चाहिए। अरे भाभी, हम तो बाद में आए हैं, तब इतना ज्यादा परेशान रहते हैं। आप तो हमसे पहले शादी करके इस घर में आई थी, क्या आप इस घर से पक नहीं गई? फिर भी आप है कि अभी भी बिल्कुल उनके हिसाब से चलती हैं। हाँ दीदी, इतना नहीं डरना चाहिए, घर में सच में घुटन होती है। उसके बाद तीनों गोलगप्पे खाती हैं और सामान लेकर वापस जब तीनों पहाड़ी से चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी तब रास्ते में उन्हें पहले नदी दिखती है। और सच कहूँ तो हमेशा से मेरा नदी में नहाने का बड़ा मन करता है। देखो तो जरा, अभी भी कितनी सारी महिलाएं वहाँ पर खुश होकर नहा रही हैं और एंजॉय कर रही हैं। अब ऐसे देखते हुए वो आगे बढ़ते हैं और जब झरना पास आता है तो वहाँ की ताजी ठंडी हवा और पानी की कुछ बूंदें जब उनके ऊपर गिरती हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा एहसास होता है। सच में इस झरने और नदी को देखकर तो पूरा मन खुश हो जाता है। झरने और नदी के बीच में हमारा घर होता तो कितना अच्छा होता। इतनी दूर से चलकर यहाँ नहीं आना होता। इस तरह तीनों बातें करते हुए घर पहुंच जाती हैं, लेकिन तीनों इस बात से अनजान थीं कि सब उनकी क्लास लेने के लिए अच्छे से फिराक में बैठे हुए थे। आइए मैडम जी, इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? जरा और थोड़ी लेट आ जाती। नहीं नहीं, इन्हें जल्दी आने की क्या पड़ी है? इन्हें तो बस आराम से बाहर घूमना है। ये थोड़ी दिखता है कि घर में पति भूखे हैं। हर रोज तो इतनी मेहनत से काम करके आते हैं। आज हम घर पर हैं और हमारी सेवा करने के बजाय खुद बाहर आराम से घूम रही हैं। लेकिन हमने खाना बना दिया है, आप कहीं तो हम खाना डाल देते हैं। तुम्हें इस तरह बीच में बोलने की क्या जरूरत है? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम इन तीनों को बेवजह डांट रहे हैं? पायल धीरे से सुमन को कहती है। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? अब इनको और मौका मिल गया और बोलने का। अरे इन्हें तो बाहर आराम से आजादी से घूमने को मिल रहा था। इनके तो पंख निकल जाते हैं बाहर निकलने से, इसलिए तो मैं इन्हें कहीं जाने नहीं देती किसी के भी साथ। हाँ बिल्कुल, एंजॉय करने के लिए तो हमें कहीं नहीं निकलने दिया जाता, लेकिन जहाँ बात आती है मौसम खराब होने पर पहाड़ों के नीचे जाने की, तब हमारी याद बड़ी जल्दी आ जाती है, क्योंकि खुद तो कोई रिस्क नहीं लेता है ना। इस तरह घर में तनाव का माहौल चल रहा था। रात को जब बहुत तेज आंधी आती है तो सब अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अरे अरे, भारी तूफान आ रहा है, सब लोग अपने अपने घरों में घुस जाओ, खिड़की दरवाजे बंद कर लो। शीला भी चिल्लाती है और आस पड़ोस के सभी लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं और जो घर के बाहर सामान था उसे भी घर के अंदर रखने लगते हैं। अरे जल्दी करो, कितना तेज तूफान आ रहा है। अरे हाँ, जल्दी कपड़े उतार तो रहा हूँ, तुम खुद तो दहलीज पर खड़ी हो और मुझे यहाँ तूफान में अकेले भेज रखा है।
अरे तुम्हें देखने में लगा रहूंगा तो इतने भारी तूफान में इन कपड़ों के साथ ही उड़ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैंने बड़ी मेहनत से कपड़ों को धोया है, बिल्कुल हाथों से रगड़ रगड़ कर। कपड़ों को लेकर मत उड़ना, इसमें मेरी फेवरेट साड़ी भी है। कमाल है मेरे प्रभु, कैसी पत्नी मिली है, मुझसे ज्यादा कपड़ों की चिंता हो रही है इसे। अरे कपड़े भी तो तुम्हें ही मैं ला कर देता हूँ, इकलौता पति हूँ और तुम्हारा दूसरा नहीं मिलेगा ऐसा। हाँ हाँ बाबा, मजाक कर रही हूँ, तूफान और तेज बढ़ने वाला है, जल्दी करो। वहीं दूसरी तरफ अरे नेहा, जल्दी से खिड़की बंद करो, देखो कितना रेत अंदर आ रहा है। सीमा और नेहा खिड़की बंद करते हैं और पायल और प्रीति बाकी सामान रखकर सब बंद कर रही थी, लेकिन सुमन को अपने पौधों की चिंता हो रही थी। अरे सुमन, तुम बाहर आंगन में क्या कर रही हो? सुमन पीछे मुड़कर कहती है, इतनी आंधी में मेरे सारे पौधे खराब हो जाएंगे, इसलिए इन्हें भी घर के अंदर लेकर आ रही हूँ। घर के अंदर से पायल इस बात पर, अरे यार, ये लड़की भी बिल्कुल पागल है, मम्मी जी से डांट पड़वाएगी। अब पायल भी सुमन की मदद करती है और उसके साथ प्रीति भी आकर उनकी मदद करती है। जब उन्होंने 4-5 गमले घर के अंदर रख लिए तब ये देखकर शांति गुस्से में भड़कती है। तो बाहर सड़ी हुई बाल्टी में इन पौधों को लगाया हुआ था और जब आंधी आने पर इन्हें घर के अंदर ले आई। तुम्हें तो बस गंदगी मचाने से मतलब है। अरे इतनी तेज आंधी तूफान आ रहा है, घर को बचाने के बजाय इन पौधों को घर के अंदर लाने की सोच रहे हो। देखो तो घर के अंदर कितना कूड़ा हो गया है तुम्हारी वजह से। मम्मी जी, इन पौधों को बड़ी मुश्किल से बड़ा किया है और इनमें मिर्च और टमाटर लगे हैं, ये खराब हो जाते हैं। तुम्हें पौधों की तो चिंता है लेकिन घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। घर के अंदर टीवी मोबाइल सब है, सब पर कितनी ज्यादा धूल जमा हो गई है। तुम्हें तो सच में कोई काम ठीक से आता ही नहीं है। अरे अगर मेरी भतीजा बहू होती ना तो इस आंधी तूफान में भी समझदारी से काम लेती। इनकी तरह ये नहीं कि दिमाग को घुटने में दबा के रखे और उसका इस्तेमाल ही ना करे। इस तरह फिर से उनको डांट पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पायल और नेहा गुस्से में भड़कते हुए कहती हैं, हाँ, हमें अच्छे से याद है जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने क्या कहा था। उनका तो बहुत तेज दिमाग था। बिल्कुल, जब यहाँ आई थी तो हमें अच्छे से पता है कि उन्होंने क्या क्या किया था। पूरी रात बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश आती है। सब लोग डर की वजह से घरों के अंदर बंद थे क्योंकि बादलों की तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। सब अपने अपने घरों में प्रार्थना कर रहे थे कि सब ठीक हो, क्योंकि अगर अभी इस बिन मौसम में भी इतना ज्यादा बरसात होगी तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। चिंता मत करो, तुम आराम से सो जाओ, जो होगा कल देखा जाएगा। इतनी भयानक आवाजें सुनकर नींद कैसे आ सकती है? संगीता भी बस करवट बदलती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। अगले दिन जब कुछ लोग अपने खेत में काम कर रहे थे और सब घरों के बाहर निकलकर देख रहे थे, काफी सारे पेड़ पौधे टूट कर गिर गए थे और अभी भी मौसम बहुत खराब हो रखा था। फिर से बहुत तेज बारिश होती है जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग होने लगती है। अरे सुनो सुनो सुनो, सब लोग जल्दी से पहाड़ों के नीचे वाले रास्ते पर उतर जाओ, लैंडस्लाइडिंग होना शुरू हो गई है, बहुत बड़ा खतरा है, सावधान सावधान, बहुत बड़ा खतरा है, सब लोग आराम से नीचे जाओ। सब लोग घरों को छोड़ के जाने लगते हैं लेकिन शीला अपने घर से कुछ सामान लेती है। अरे शीला, क्या कर रही है? घर का सामान इकट्ठा करने में क्यों लगी है? जल्दी चल। अरे इतनी मुश्किल से सारा सामान जोड़ा है, ऐसे कैसे छोड़कर चली जाऊं? सब बर्बाद हो जाएगा। आंटी जी, जान है तो जान है, अगर जान ही नहीं रहेगी तो हम सामान का क्या करेंगे? जल्दी चलिए, खतरा बढ़ता जा रहा है। इस तरह सब लोग परेशान होकर नीचे आने लगते हैं और देखते ही देखते सब कुछ ढहने लगता है। जब सभी लोग अपनी आंखों के सामने सब कुछ नष्ट होते हुए देखते हैं तो सबका दिल पसीज जाता है। अब हम क्या करेंगे? हमारा तो सब कुछ लुट गया, हम बर्बाद हो गए। कोई बात नहीं आंटी जी, अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसे इलाके में रहते हैं, जान को हथेली पर रखकर चलना ही पड़ता है। सब लोग बहुत परेशान थे जब मीना अपने पति के साथ थोड़ा बहुत सामान लेकर जा रही थी। अरे मीना, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब हम यहाँ कहाँ रहेंगे? हम तो अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। पहले मैं कुछ दिन अपनी बहन के यहाँ जाऊंगी और उसके बाद अपने मायके चली जाऊंगी। तुम सबको भी जाना चाहिए। इतना कहकर मीना वहां से चली जाती है। सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे थे या फिर जो अमीर थे वो कहीं दूसरी जगह पर होटल में स्टे करने जा रहे थे। पीछे शांति का पूरा परिवार रह जाता है। अब हम क्या करेंगे? हम तो कहीं पर भी नहीं जा सकते, हमारा मायका तो इतना दूर है। मैं तो अपने मायके ही नहीं जा सकती, तो क्या हम यहीं पर झरने और नदी के बीच में रहने के लिए कुछ जुगाड़ कर ले? रहने दो, तुम्हारे बस की कुछ बात नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे कैसे तुम झरने और नदी के बीच में घर बना लोगी? मम्मी जी, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अरे तुम्हारे दिमाग में कोई कमी है क्या? मेरे भैया भाभी किस दिन काम आएंगे? मैं अभी उनको कॉल करती हूँ और हम वहाँ चलेंगे।
तुम्हारे मायके वालों की तरह थोड़ी है मेरे मायके वाले। रोहन बेटा जरा कॉल करना तो अपनी मामी को। रोहन अपने फोन से अपनी मामी को कॉल करता है और शांति बात करती है। और भाभी वहाँ सब कैसा है, सब खैरियत है ना? हाँ दीदी सब खैरियत है, आप बताइए वहाँ सब कैसा है? शांति कमला को यहाँ हो रहे सारे हाल के बारे में बताती है। तो भाभी यहाँ पर तो हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़े हैं, तो हम सब वहाँ पर कुछ दिन के लिए आ जाते हैं। अरे नहीं दीदी, यहाँ पर तो इतनी जगह ही नहीं है। आपको तो पता है शहर में घर है, छोटा घर, पर आपका पूरा 11 जनों का परिवार है, यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन भाभी कुछ दिनों की बात है, हम मुसीबत में आ गए हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। इस तरह शांति को निराशा होती है और जब वो अपने भाई को कॉल करके सब बोलती है तो देखिए दीदी, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ आपकी भाभी ही संभालती है। अब उन्होंने मना किया है तो कुछ सोच समझ कर ही मना किया होगा। अपने भाई भाभी की तरफ से ऐसे जवाब सुनकर शांति बहुत उदास हो जाती है और जब सबको ये बात बताती है तो मामा मामी हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? वो खुद भी तो अभी गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर रुकने आए थे, तब हमने उनके लिए कितना कुछ किया। कमला अपनी दोनों बहू और अपने दोनों बेटों के साथ वहां पर आती है। अरे बहू, अरे भाभी आओ, आपका स्वागत है, अच्छा है आप लोग आ गए। हाँ हमने सोचा गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, कहीं और घूमने जाने से अच्छा है अपने परिवार वालों से ही मिलकर आते हैं, इसलिए हम आ गए। ये तो आपने बिल्कुल अच्छा किया मामी। पांचों बहू मिलकर उनके लिए खाना बनाती है और कमला की दोनों बहू आराम से बाहर जाकर झरने और नदी में एंजॉय करती हैं। अच्छा है कि हम यहाँ आ गए, हमारा पहाड़ों पर जाने का खर्चा भी बच गया और हमारी यहाँ पर मस्त पिकनिक भी हो जाएगी। दोनों बहू मिलकर झरने और नदी में नहाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा और पायल कमला केसर की मालिश करती हैं और साथ में पैर भी दबाती है। कुछ खास मजा सा नहीं आ रहा। अरे जरा ठीक से काम करो। उन्हें देखकर सुमन, मामी यहाँ अगर हमसे इतना काम करवाती है तो अपनी बहुओं से एक काम तक करने को नहीं कहती। अब शांति बहुत उदास हो गई थी और पूरा परिवार सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ जाए। रात को सब वहीं पेड़ों के पास आग जलाकर लेट जाते हैं, लेकिन 5 बहू मिलकर अब हम क्या करेंगे? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। हम सब यहाँ पर ही अपना जुगाड़ू छोटा सा घर बना ले, जैसे हमारे गाँव में मिट्टी के घर होते थे। हाँ, मेरे गांव में भी मिट्टी के घर हैं, लेकिन हम यहाँ पर मिट्टी के घर कैसे बनाएंगे? हम सब टोटल 12 जने हैं और अगर हम 10 जने भी ढंग से काम करेंगे तो हम मिट्टी तो दूर की बात है, लकड़ी का भी घर अच्छे से बना पाएंगे। से कम जानवरों से बचने के लिए और एक छत का इंतजाम तो हो जाएगा। पूरी रात 5 बहू मिलकर अच्छे से प्लानिंग करती हैं और अगले दिन वो इस बारे में सबको बताती हैं। तुम्हें लगता है कि घर बनाना कोई आसान बात है? अगर इतनी आसानी से बन जाता तो हर कोई बना लेता। वैसे भी हम यहाँ झरने और नदी के बीच में हैं, यहाँ तो बनाना और भी मुश्किल होगा। ऐसे में हाथ पर हाथ रखकर बैठे तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर सभी घर और खेत बर्बाद हो गए हैं। लकड़ी का घर बनाने में क्या परेशानी है? हम बचपन से ऐसे माहौल में रहे हैं और थोड़ा बहुत तो हमें खुद पता भी है कि कैसे क्या करना है। यहाँ जानवरों से भी खतरा हो सकता है और बाकी आपदाओं से भी। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो ऐसे खुले में कब तक रहेंगे? मुझे लग रहा है भाभी सही कह रही है, हमें एक बार कम से कम कोशिश तो कर लेनी चाहिए। इस तरह सब मान जाते हैं और जहां पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से सारे घर बर्बाद हो गए थे, सब वहां पर जाते हैं और नजारा देखकर सबको बहुत दुख होता है। कल तक सब कितना अच्छा था और अब देखो एकदम से सब उजड़ गया। लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं? कोई बात नहीं, यहाँ पर जो भी घर के आसपास सामान खराब नहीं हुआ उसे छाट कर ले चलते हैं। वहां से वो सब कुछ जरूरत का सामान इकट्ठा करते हैं, जैसे कुछ कपड़े, कुछ स्टील के बर्तन, कुछ हथौड़ा, कील। सब सामान इकट्ठा करने के बाद वो सब पेड़ों से लकड़ी काटते हैं और वहां पर उन्हें अच्छे से शेप देते हैं। ये तो बड़ी मेहनत का काम है, घर बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। इस तरह सभी बहुत मेहनत करते हैं और झरने और नदी के बीच में अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल और प्रीति जब पहाड़ों से उतरते हुए जाकर देखते हैं तो उनका दिल पसीज जाता है कि किस तरह खेत के खेत बर्बाद हो चुके हैं। तब वो उस रास्ते से होते हुए आगे जाती हैं और उन्हें कुछ पेड़ सही मिल जाते हैं। चलो शुक्र है, खाने के लिए कुछ फल तो मिल गए। वो सभी के खाने के लिए फल लेकर जाती हैं और सब फल खाते हैं तो सबको थोड़ा अच्छा लगता है। अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, 2-3 दिन बाद जाकर कुछ खा रहे हैं। सच में, वरना भूख के मारे तो बिल्कुल जान निकली जा रही थी।
उसके बाद सब फल खा लेते हैं और फिर अपना घर बनाने का काम शुरू करते हैं। चलो आज तो लकड़ी काटने का काम शुरू हो गया है। अब हम झरने से थोड़ा नीचे और नदी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ घर बनाएंगे, ताकि अगर नदी का बहाव बारिश के पानी आने पर भी हो जाए तो हमारे घर के अंदर पानी ना भरे। इस तरह सारी प्लानिंग करते हुए सब घर बनाते हैं और अब उन्होंने जहां पर घर टूट गए थे वहां से थोड़ा बहुत बचा कुचा सामान इकट्ठा कर लिया था और कुछ हथौड़ी और कील लेकर वहां पर अपना घर बनाना शुरू करते हैं। उन्होंने वहां पर लकड़ी के फट्टों से घर को बनाना शुरू कर दिया था। नीचे 4 दीवारी लकड़ी की दीवार तैयार करने के बाद ऊपर से उन्होंने छत भी तैयार कर दी थी और फिर अंदर से लकड़ी का ही फर्श बना दिया था। सच में ये तो कमाल हो गया। मुझे नहीं पता था कि तुम सब मिलकर इतना अच्छा काम कर लोगे। कम से कम 4 दीवारी तो तैयार हो गई है। अब हमें जानवरों से तो खतरा नहीं होगा। इसका मतलब भाभी ने बिल्कुल सही कहा था कि हमें एक बार कोशिश तो जरूर कर लेनी चाहिए। अब सुमन उसे भी बहुत दुख था कि वहां के सभी खेत बर्बाद हो गए थे और उसके पौधे भी बर्बाद हो गए थे। इसीलिए वो पायल के साथ खेतों में जाती है और वहां से कुछ पत्ते और कुछ चावल के दाने और कुछ सब्जी इकट्ठा करती है। इन सबको इकट्ठा करने में क्या होगा, सब तो बर्बाद हो गया है। हम दोबारा अपने घर के पास वहाँ पर खेती करेंगे और नदी के पास वाले इलाके में तो हम चावल भी उगा सकते हैं, क्योंकि चावल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और वही नदी में हमें बहुत सारा पानी मिल सकता है। चलो अच्छा है कि तुम शुरू से खेती करती आई हो और तुम्हें इन सब चीजों का नॉलेज है। इस तरह हमारा काम चल सकता है। अब उसके बाद पायल और सुमन दोनों मिलकर सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वहां पर घर के थोड़ी सी दूरी पर वो उन सब चीजों को मिट्टी में दबा देती हैं और पांचों बहू मिलकर खेती करने के लिए भी जुगाड़ कर लेती हैं। सब वहां पर कुछ बीज और कुछ पत्तों को लगा देती हैं। चलो अच्छा है कि हमारी यहाँ पर खेती भी हो जाएगी तो हमें खाने को मिल जाएगा, वरना फलों पर तो हम ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। हाँ, सब्जी उगाने के लिए खेती तो हो ही जाएगी, लेकिन पकाने के लिए हमें रसोई भी तो बनानी होगी। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिट्टी से हम मिट्टी का चूल्हा तो बना लेंगे और कुछ बर्तन तो हमने वहाँ से इकट्ठे कर लिए थे। काफी कुछ तो बर्बाद हो गया है और बिल्कुल लैंडस्लाइड की वजह से बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीज बच गई थी, कुछ बर्तन भी बच गए थे, हम उन्हें ले आए हैं। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा सब कुछ हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं जब यही नियति में लिखा था। बल्कि अच्छा है कि मौसम विभाग वालों की समझदारी की वजह से हम सब अपनी जान बचा पाए, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। इस तरह पांचों मिलकर अब खेती पर भी ध्यान देती हैं और नदी से पानी लाकर अपने फसल में सिंचाई करना शुरू करती हैं। उन्होंने घर भी बना लिया था और वहीं पर वो बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाकर अब रसोई भी बना चुके थे और थोड़े बहुत उन्होंने पत्ते इकट्ठे करके वहां पर पत्ते और मिट्टी के बर्तन भी बना लिए थे। साथ में इकट्ठा किया हुआ सामान उनकी मदद से उन्होंने घर में कपड़ा बिछा दिया था। और चलो अब घर के अंदर भी हमने पर्दा लगा दिया है और थोड़ा बहुत कपड़ा नीचे बिछा दिया है। कुछ कपड़ों को इकट्ठा करके हम छोटे छोटे तकिए और बिस्तर भी बना लेंगे, लेकिन हमें कुछ और घर की छोटी मोटी सामान की जरूरत होगी, जैसे आटा, तेल, सर्फ आदि। तो आप ये सारा सामान शहर के बाजार से ले आना। ठीक है, ले जाएंगे। हमारे बैंक अकाउंट में शुक्र है कि कुछ पैसे हैं, जिसकी वजह से हमारे कुछ महीने निकल जाएंगे। अब पांचों भाई मिलकर बाजार जाते हैं और वहां से घर की जरूरत का सारा सामान इकट्ठा करके लाने लगते हैं। जब सामान लेकर आ रहे थे तो गांव के कुछ आदमी वापस अपने गांव की तरफ आ रहे थे। अरे भाई देखो तो जरा, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या पता, उन्हें भी किसी रिश्तेदार ने पनाह दे दी हो, उन्हीं के लिए सामान लेकर जा रहे होंगे। वो वापस सामान लेकर घर जाते हैं और उसके बाद इस तरह वो वहां पर रहन सहन करना शुरू करते हैं। आज तो बहुएं सिर्फ आटे की रोटी बना रही थी और साथ में खाने के लिए और कुछ नहीं था। सूखी रोटी खाना कितना मुश्किल है, पर कम से कम खाना खाने को तो मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है कि हमारा पेट भर जाए। माँ, इस तरह वो छोटी छोटी चीजों से रहन सहन करके गुजर बसर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत मेहनत से झरने और नदी के बीच में घर बनाया था और वहीं पर सभी को नदी में नहाना पड़ता था। सब नदी में नहा रहे थे। मेरी बहुत समय से इच्छा थी नदी में इस तरह नहाने की, आज वो भी पूरी हो गई है। सच में कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत मजे आ रहे हैं। इस तरह सब वहां पर नहाते हैं और अब वो अपनी फसलों पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे थे और उनमें पानी देकर उनके अच्छे से छटाई कर रहे थे। जो साथ में जंगली घास सूख जाती है उसे हटाना जरूरी है, वरना फसल अच्छे से तैयार नहीं होगी। और चावल वाली फसल में जरा ज्यादा पानी डाल देना दीदी, वरना बिना पानी की कमी से चावल अच्छे से हो नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखो मैंने ऊपर तक पानी भर दिया है।
फसल को भी अच्छे से ध्यान दे रहे थे और उन्होंने जो छोटे मोटे पालक और मेथी के पौधे लगाए थे उसमें भी उनकी 1 हफ्ते में पालक और मेथी तैयार हो गई, जिसके बाद उन्होंने आज उसी की रोटी और चटनी बनाई थी। आज का खाना खाकर तो अच्छा लग रहा है। हाँ, आज तो खाना काफी अच्छा बना है। इस तरह सब खाना खाते हैं और वहीं पर गुजर बसर करते हैं। साथ में उन्हें कुछ जरूरत का सामान लाना होता तो वो बाजार से जाकर ले आते थे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने देखते हैं और सब उनके पीछे पीछे आते हैं। सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां पर घर भी है और खेती भी है। अरे तुमने यहाँ पर घर और खेती कैसे कर ली? कौन से मिस्त्री बुलवाए थे तुमने और तुम्हारे पास पैसे भी आ गए थे? नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारी भाभी की समझदारी ने ये सब कर दिखाया। उन्होंने हालातों से हार नहीं मानी और नदी और झरने के बीच में घर बनाकर दिखा दिया और साथ में अपनी खेती भी की। ये तो सच में तुमने कमाल कर दिया। हम इतने दिन अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहे, लेकिन ज्यादा दिन किसको कौन सुहाता है, इसलिए अब वापस आना पड़ा। अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए। बीच में कुछ समय के लिए कैंपिंग लगी थी, अब वो भी बंद हो गई। कोई बात नहीं, अगर आप सब चाहे तो यहाँ पर आप भी अपना छोटा छोटा सा घर बना सकते हैं। बस कुछ दिन की मेहनत होगी और हम सबके पास खुद का एक घर होगा। पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ मिलकर सबको निर्देश देती हैं और उसके बाद गांव के जो 5-4 परिवार वहां पर वापस आए थे उनकी सलाह के मुताबिक अपना घर बनाना शुरू करते हैं। पांचों बहू मिलकर कुछ दिन तक उनके लिए चाय पानी और खाने का इंतजाम करती हैं। कुछ पड़ोसन उनकी खाना बनवाने में मदद करती हैं और सब लोग पैसे मिलकर वहां पर राशन लेकर आते हैं। साथ में उन्होंने खेती के स्तर को भी थोड़ा बढ़ा लिया था ताकि वहीं से सब लोग अपना गुजर बसर कर सकें। अरे आप लोगों ने तो सच में कमाल कर दिया। कितने अच्छे तरीके से झरने और नदी के बीच में घर और खेती का जुगाड़ निकाला है। अब यहाँ पर हम सबका भी छोटा सा घर हो गया है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर रहना अब कितना अच्छा लग रहा है। और पहले हम यहीं से सब होते हुए बाजार जाते थे तो यही इलाका हमें सबसे डरावना लगता था। बस यहाँ का झरना और नदी ही अच्छा लगता था, लेकिन हमें कभी पता नहीं था कि इस तरह जाने और नदी के बीच में हम अपना घर और खेती भी कर सकते हैं। इस तरह सभी गांव वाले पांचों बहू की समझदारी की बहुत तारीफ कर रहे थे। अब क्योंकि वहां पर फिर से गांव के 5-6 घर आकर रहने लगे थे, तो जब पांचों बहू मिलकर उनके साथ नदी में नहाने जाती हैं तो शांति गुस्से में रोकते हुए उन्हें कहती है, अब झरने और नदी के बीच में यहाँ तुम्हारा घर हो गया है और साथ में बाकी लोगों का भी घर यहीं हो गया है। पहले नदी पर नहाना ठीक था, कोई नहीं था, लेकिन अब उनके साथ क्या चुगली करने जा रही हो। जैसे झरने और नदी के बीच में घर और खेती कर ली, वैसे ही एक बाथरूम भी बना लो। अब से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम सब दोबारा अपनी अपनी पत्नी पर लगाम लगाओ। ये बात सुनकर पांचों बहू उदास हो जाती हैं, लेकिन इस बार उनकी नंद रिया जो आग में घी डालने का काम करती थी, आज वो पहली बार उनके लिए स्टैंड लेती है और 5 बहू एक जुगाड़ू बाथरूम भी बना लेती हैं। बस मम्मी, बहुत हो गया। भाभी भी हमारी तरह इंसान है और इन्हें अपनी मर्जी से जीने का हक है। आप हमेशा जिनका एग्जाम्पल देती थी, उन्होंने आपको मुसीबत के समय में अकेला छोड़ दिया। जब मामी और भाभी यहाँ आई थी तो कोई काम नहीं करती थी, वो सिर्फ पैसे बचाने के लिए यहाँ पर पहाड़ों पर घूमने आती थी। मैंने हमेशा उनके स्टेटस और स्टोरी देखी है, और जबकि हमारी भाभी ने हमारी मुसीबत में हमारी मदद की। जरूरी नहीं कि भाभी बाहर चुगली करने जा रही है, वो अपने हक से जीने जा रही है। आज तक भाभीओं ने हमारे लिए किया, आज तक हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अब उन्हें हर बात पर कोसना बंद कीजिए। हाँ माँ, हम भी घर में हर रोज के कलेश और चिक चिक से परेशान हो चुके हैं। अब बस बहुत हो गया। इन्हें भी हक है अपने हिसाब से रहने का। सब गांव वाले इनकी वजह से कितना खुश हैं और सब इनकी कितनी तारीफ कर रहे हैं। जब सब बहुओं का स्टैंड लेते हैं तो शांति को भी बात समझ आती है और वो भी अब अपनी बहू पर गर्व महसूस होती है कि उन्होंने मुसीबत के समय झरने और नदी के बीच में कितने अच्छे से घर बनाया और साथ में वहां पर खेती भी की और सबको फिर से रहने के लिए एक नई उम्मीद की किरण दी। ठीक है बेटा, माफ करना, हमेशा पाबंदियों में रखा तुम्हें। अब तुम जा सकती हो। थैंक यू मम्मी जी। सभी औरतें नदी में नहा रही थीं और पांचों बहू भी आज उन सबके साथ एंजॉय कर रही थी। फाइनली पांचों बहुएं अपने घर से बाहर निकलकर हम सबके साथ एंजॉय कर रही है और इन्होंने झरने और नदी के बीच में घर और खेती करके सबके दिन ही बदल दिए। तो चलो मस्ती करते हुए हुर्रे। जहां लोग मुश्किलों के आगे हार मान लेते हैं, वहीं इन 5 जुगाड़ू बहुओं ने अपने हौसले से झरने और नदी के बीच नई जिंदगी उगा दी।